नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 12वीं का वितान भाग 2 का दूसरा अध्याय झूझ लेकर आए हैं। इसका हम अध्ययन करेंगे। झूझ नामक इस पाठ के जो लेखक हैं डॉक्टर आनंद यादव, जो कि मराठी के महाराष्ट्र के बहुत बड़े लेखक के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर आनंद यादव का जन्म 1935 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर नामक गांव के दोगल नामक गांव में जन्म हुआ। उनकी ये जो विधा है आत्मकथात्मक उपन्यास, झूझ नामक जो विधा है उसका नाम क्या है? आत्मकथात्मक उपन्यास। आत्मकथात्मक मतलब स्वयं पर लिखा गया, स्वयं के द्वारा, स्वयं के ऊपर लिखा गया, स्वयं के ऊपर जो विधा है उसका एक संजीवदा, उसका यथार्थ चित्रण इसमें किया गया है। आपने ऐसे अनेक संघर्षों की जो कहानी है, जो दास्तान है, सुनी होगी। उसमें आलो अंधारी, जो कि बंगाल के चर्चित लेखक के रूप में रही हैं, वो अपने गृहस्थ जीवन को भी व्यतीत करती है और उसका अंदर का जो लेखक है, अंदर का जो कवि हो जागृत होता है और लगातार संघर्ष करके एक सुप्रसिद्ध लेखिका आलो अंधारी बनती है। ठीक उसी प्रकार से बिहार के दशरथ मांझी की कहानी भी आपने सुनी होगी कि किस प्रकार से लगातार वो वर्षों तक पहाड़ को हटा देते हैं और वहां से बीच मात्र छेनी और हथौड़ी के द्वारा वो पूरे उस पहाड़ को हटा देते हैं। वो उसके संघर्ष के दास्तान है। ठीक उसी प्रकार से झूझ जो कहानी है, जो एक संघर्ष है, आनंदा जो स्वयं जो लेखक उसके ऊपर लिखी है, जो गांव का एक ग्रामीण युवक है, वो किस प्रकार से संघर्ष करता है और संघर्ष के द्वारा उसका अंदर का जो कवि, अंदर का जो लेखक है, उसको आयाम मिलता है। इस प्रकार के संघर्ष की कहानी है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले पाठ का जो नामकरण है उसके ऊपर चर्चा हम करेंगे। झूझ आपने वैसे भी सुना होगा, जूझना। जूझना मतलब संघर्ष करना, प्रयास करना, कोशिश करना, मेहनत करना। किसके लिए? अपने आपको सफल बनाने के लिए, अपने अंदर की जो उत्कट इच्छा है, वो जो उसकी योग्यता है, उस योग्यता के अनुरूप सफलता प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष की दास्तान है उसको झूझ के द्वारा दर्शाया गया है। तो झूझ मतलब संघर्ष, मेहनत, कठिन परिश्रम के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। तो झूझ किसके ऊपर है? स्वयं में लेखक ने अपने ऊपर लिखी है। लेखक का जो जीवन है वो गांव में व्यतीत होता है और वह अपने जीवन के ऊपर इस आत्मकथात्मक जो उपन्यास है उसका एक अंश मात्र है झूझ। तो उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। लेखक आनंदा के नाम से इसमें प्रसिद्ध है। आनंदा जो एक किशोर है, चौथी क्लास से ही उसको स्कूल से हटा दिया जाता है, उसे घर का काम करवाया जाता है, खेती बाड़ी का काम कराया जाता है। लेकिन आनंदा है वो पढ़ना चाहता है, लेकिन घर में उनके जो पिताजी, जिसको दादा के नाम से जानते हैं, दादा जिनका नाम रतनप्पा है, रतनप्पा किसी प्रकार से पढ़ाई में रुचि नहीं रखता है। वो केवल उसके बच्चे हैं और उसकी जो पत्नी है वो खेत का काम करते हैं, घर का काम करते रहते हैं। और रतनप्पा है वो आलसी है, बेकार है, अय्यास किस्म का व्यक्ति है, जो बैठा रहता है ऐसे ही, उसे जीवन से उसका जो जीवन है अस्त व्यस्त है। लेकिन आनंदा है वो पढ़ना चाहता है, मन में सोच के रह जाता है, खेत का दिन भर खेत का काम करता है। बचा हुआ जो समय है वो अपनी माता को घर के काम में हाथ बटाता रहता है, लेकिन मन में यही प्रयास है कि मैं पढ़ लिख करके बड़ा इंसान बनूं। आनंदा का ये मानना है कि खेती में कुछ नहीं बचता है, खेती का तो खेती में ही लग जाता है। अगर मैं कहीं पढ़ लूंगा तो कहीं लग जाऊंगा, मुझे नौकरी मिल जाएगी। और बिठोआ आना जो कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, युवक है, जिसको सरकारी नौकरी मिली है, तो उसका यहाँ उदाहरण देते हैं कि बिठोआ आना की तरह मैं भी नौकरी प्राप्त कर लूंगा और मेरा जीवन है अच्छे से गुजर बसर हो जाएगा। इस प्रकार से आनंदा सोचता है, लेकिन उसकी सोच वो कारगर नहीं हो पाती है। वो घर का काम करता है, खेत का काम करता है। लेखक के पिता रतनप्पा है, उसका ये मानना है कि दीपावली के बाद में जल्दी हमारी जो कोल्हू है वो शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि कोल्हू जल्दी शुरू हो जाएंगे तो जो ईख है उसको जल्दी हम पेल देंगे तो हमें भाव मिल जाएगा। हमें ईख ज्यादा हो इससे कोई मतलब नहीं है। उनका ये मानना था कि हमारा कोल्हू है जल्दी शुरू हो जाएगा
तो हमें क्या है कि गुड़ का भाव ज्यादा मिल जाएगा, बाजार में हमारा जो गुड़ है उसके भाव ज्यादा मिलेंगे। तो किसानों की अपनी अपनी राय होती है। कुछ किसान ऐसा चाहते हैं कि उनकी कोल्हू है बाद में चलेंगे तो उनको ज्यादा दाम मिलेंगे। तो ऐसे में आनंदा है वो कोल्हू के काम में भी दिन रात मेहनत करता है, और उनका कोल्हू का जो काम है वो जल्दी, क्योंकि जल्दी शुरू होता है तो जल्दी उनका काम हो जाता है। जनवरी का महीना चल रहा है, लेकिन मन में यही कि साल है वो बेकार गया। चौथी कक्षा के आगे लेखक है पढ़ना चाहता है, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। एक दिन ऐसा ही दिन आता है कि माँ है वो उपले बना रही होती है, जिसको हम कंडे बोलते हैं, गोबर के उपले होते हैं। गोबर को इस प्रकार से बना करके उसको गोल गोल बना करके वो भट्ठी जलाने में, रोटियां सेकने में, भोजन बनाने के काम आता है। तो माँ है वो गोबर के कंडे बना रही होती है, और उधर से आनंदा है वो पानी भर भर के, बाल्टी में पानी भर भर के माँ को मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है। और माँ के पास बैठ करके अपनी मन की इच्छा है वो रखते हैं कि माँ मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप दादा को कहिए ना। तब माँ सारी बातों को सुनती है कि मैं भी तुम्हें पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे जो दादा हैं वो किसी प्रकार से पढ़ाई में विश्वास नहीं करते हैं। उन्हें केवल खेती का काम दिखता है, घर का काम दिखता है, और मैं अगर पढ़ाई की बात करूंगा तो करूंगी तो जंगली सूअर की तरह घुर्राएंगे, तुम्हें पता है। लेकिन फिर भी माँ है लेखक की बात को पूरा करना चाहती है, और वो एक दिन समय निकाल करके लेखक के साथ अर्थात आनंदा के साथ में वो गांव का जो प्रतिष्ठित जमींदार है, एक प्रकार से गांव का मुखिया है, आनंदा के साथ में दत्ताराव देसाई जो कि गांव के प्रतिष्ठित जमींदार हैं, मुखिया हैं, उनके पास जाते हैं। और वहां एक कोने में ओट में खड़ी हो जाती है। यहाँ लेखक क्या दर्शा रहे हैं कि गांव में एक प्रकार से गांव का जो परिवेश था उसमें निम्न वर्ग के लोगों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार भी होता था, और विशेष करके महिलाएं थी वो सामने आकर के बातें नहीं कर सकती थी, वो घूंघट की ओट में बात करती थी, एक साइड में एक तरफ होकर के बात करती थी। तो लेखक की जो माँ है, आनंदा की माँ, वो एक तरफ खड़ी होकर के दत्ताराव देसाई जो कि मुखिया हैं उनसे चर्चा करते हैं कि आनंदा पढ़ना चाहता है, लेकिन इसके जो बाप हैं, दादा है, वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं। वो सारी बातें बताती है, और वहाँ दत्ताराव देसाई जो कि प्रतिष्ठित जमींदार हैं और सरल आदमी हैं और सबकी मदद करने में विश्वास रखते हैं। ऐसे विवेकवान व्यक्तित्व के रूप में दत्ताराव देसाई को यहाँ पर चित्रित किया गया है। तो दत्ताराव देसाई एक योजना बनाते हैं कि आप दादा को यहाँ भेज देना, रतन्नाप्पा को यहाँ भेज देना, और ये मत कहना कि आपने सारा बताया है, और उसके बाद आप तरतीब से आपकी जो बातें हैं मैं उनके आगे रखूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि रतन्नाप्पा आनंदा को स्कूल भेज देंगे। योजना के अनुसार शाम को आकर के दादा को बताया जाता है कि जमींदार दत्ताराव देसाई जी ने आपको बुलाया है। तो ये सुनते ही कि रतन्नाप्पा वो खुश हो जाते हैं कि गांव के प्रतिष्ठित जमींदार ने उसको बुलाया है। तो वहां वो दौड़े दौड़े जाते हैं, दुआ सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं और बैठ जाते हैं। पीछे पीछे आनंदा भी आ जाता है और उसकी माँ भी आ जाती है। आनंदा से जो जमींदार में पूछते हैं, चोरे क्यों आया है तू यहाँ, अपनी मराठी भाषा में। तो कहते हैं कि जो दादा है उन्होंने खाना नहीं खाया है और इसे खाना खाने के लिए बुलाता हूँ। तो फिर दत्ताराव देसाई है वो पूछते हैं कि छोरे कौन सी क्लास में हो गया है। तो बताते हैं कि मैंने तो चौथी क्लास से स्कूल को छोड़ दिया है। वो सारी कारण पूछते हैं, फिर डांट लगाते हैं दादा के ऊपर अर्थात रतन्नाप्पा पर कि आपने लड़के को स्कूल से क्यों निकाल दिया, इसको पढ़ाना क्यों नहीं चाहते हैं। तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए रतन्नाप्पा है जो लेखक के पिता आनंदा के पिता है, वो क्या कहते हैं कि निकम्मा है, कोई काम नहीं करता है, जुआ खेलता है और यहाँ तक कि पशुओं का चारा बेच देता है, कंडे बेच देता है, कोई भी काम नहीं करता है, इसलिए मैंने इसे स्कूल से निकाल दिया। और जैसे तैसे जमींदार उसको मनाते हैं, लेकिन दादा है उसको ये इस प्रकार की शर्त रखते हैं कि पहले खेत का काम होगा, फिर घर का काम होगा। खेत का काम पूरा करके सीधा खेत से 11 बजे स्कूल के लिए जाना पड़ेगा, और उसमें अगर खेत के काम के लिए छुट्टी भी लेनी पड़ेगी तो तुम्हें छुट्टी लेनी पड़ेगी, तब मैं आपको स्कूल भेज सकता हूँ।
इन सब शर्तों को मान करके आनंदा है वो खुश हो जाते हैं कि मैं ठीक है स्कूल के काम के साथ साथ जो खेत का काम है, घर का काम है, उसको भी पूरा करूंगा, लेकिन मुझे स्कूल भेज दीजिए। तो यहाँ आनंदा के जो मन की इच्छा है उसको परवाज लगती है और वो खुश हो जाता है। अगले दिन सुबह आनंदा है वो स्कूल में जाते हैं। स्कूल में जाकर के क्या देखते हैं, उनकी गली के केवल 2 ही बच्चे उनके साथ होते हैं, बाकी सारे अगली जमात में, अगली श्रेणी में हो जाते हैं। उनकी उम्र से छोटे बच्चे उनके साथ होते हैं, लेकिन सारे उसके साथ मजाक करते हैं। मजाक करने का कारण क्या था कि उन्होंने ऐसे ही जो ग्रामीण वेशभूषा पहनी हुई है, गमछा रखा हुआ है, धोती बांधी हुई है, जो कपड़े हैं वो भी अच्छे नहीं हैं, धुले नहीं है। क्यों? क्योंकि सीधे खेत से स्कूल में गए हैं। तो बच्चे उनके साथ मजाक करते हैं और मजाक के साथ साथ कभी उसका जो गमछा खींचना, कभी उसकी धोती खींचनी, पूरा दिन उसको परेशान करते हैं। अगले दिन जब माँ को जाकर के बताते हैं कि माँ मैं तो स्कूल नहीं जाऊंगा, उदास हो जाता है कि वहां तो बच्चे मुझे तंग करते हैं, लेकिन माँ उनको फिर से प्रेरित करती है। अगले दिन फिर वो जाकर के वहां पर बैठते हैं। बैठ करके वहां का जो एक मंत्री नामक जो गणित का अध्यापक है उसकी मदद करता है। जो शरारती बच्चे हैं उन शरारती बच्चों को सजा देते हैं। धीरे धीरे उसका पढ़ाई में मन लग जाता है। क्लास में एक मॉनिटर के रूप में बसंत पाटिल है, जो कि एक दुबला पतला है, देखने में उम्र से भी छोटा है। बसंत पाटिल है, वो मैथ में है, गणित में होशियार होता है, उसको क्लास का मॉनिटर बना दिया जाता है। लेखक को आनंदा को ये बात जचती नहीं है और वो कहता है कि मैं इससे बड़ा हूँ, मुझे मॉनिटर बनना चाहिए। लेकिन बसंत पाटिल क्लास में होशियार है, सब जो अध्यापक हैं उसे प्रेम करते हैं, उसे लगाव रखते हैं, उसे प्यार से बोलते हैं। लेखक के मन में भी ऐसा आता है कि मेरे साथ भी सारे अध्यापक हों, प्यार से बात करें, मुझे भी शाबाशी मिले। इस प्रकार से वो भी धीरे धीरे पढ़ाई का काम वो करने लग जाते हैं। और यहाँ एक अगले जो अध्यापक है, मराठी अध्यापक के रूप में यहाँ आते हैं सामने सोनलेलकर हैं। वो मराठी के अध्यापक हैं और मराठी पढ़ाते हैं उन्हें। तो वो उनके साथ उनका मन लग जाता है। सोनलेलकर जो मराठी अध्यापक हैं वो आनंदा की बहुत मदद करते हैं। वो अपनी बनाई हुई जो मराठी में कविता, अंग्रेजी में कविता बनाते हैं। काव्य रचना में बड़े ही वो महारत हासिल है उनको। तो धीरे धीरे करके आनंदा को लिखने की रुचि लग जाती है, कविता लिखने लग जाते हैं। और मराठी लेखक अध्यापक सोनलेलकर के प्रयास के कारण एक बार स्कूल के कार्यक्रम में भी उन्हें कविता का वाचन करने का आनंदा को समय मिलता है। तो यहाँ लेखक का धीरे धीरे अंदर का जो कवि है, अंदर का जो लेखक है वो जागृत हो जाता है। उनकी मन की इच्छा धीरे धीरे पूरी होने लग जाती है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ जो सोनलेलकर है पढ़ाई के साथ साथ काव्य रचना के जो छंद है, लय है, गति है, विराम है, उनके बारे में भी साथ साथ सिखाते हैं। आनंदा का मन है वो धीरे धीरे पढ़ाई में लगने लग जाता है। यहाँ तक कि वो खेती का काम भी करता है, पशु भी चराता है। और पशु चराने के साथ साथ उनके संघर्ष के दास्तान को आप देखिए कि उसके पास कोई भी साधन नहीं होते हैं। आज की तरह उनके पास अभ्यास पुस्तिका, नोट बुक है, पेन है, पेंसिल है, इनका नितांत अभाव रहता था। लेकिन मन में एक विश्वास था, लगातार संघर्ष करने के साथ वह आगे बढ़ना चाहता था। खेतों में भैंसों को चराना, पशुओं को चराना, खेती का काम करना, जहां भी उसको अवसर मिलता था बर्ती से पत्थर पर सिल पर लिख देता था, कोई भी तुकबंदी करता था, फिर वो अपने अध्यापक को बताता था, उसको रट लेता था। भैंस के ऊपर भी वो कविता करता है, भैंस के ऊपर लिख देता, फिर उसको रटता रहता था, याद करता रहता था, फिर उसको साफ कर देता था। ऐसे संघर्ष के इस दौर से गुजरते हुए लेखक आगे बढ़ता है। अपनी जो रचनाएं हैं वो मराठी अध्यापक उसको दिखाते हैं और धीरे धीरे एक सुप्रसिद्ध लेखक के रूप में वो चर्चित हो जाते हैं। तो यहाँ झूठ क्या है, संघर्ष है। आनंदा जो कि आज जिसको डॉक्टर आनंद यादव के रूप में जाना जाता है, उनके आत्मकथा स्वयं के ऊपर लिखी हुई ये जो कहानी है, उपन्यास का अंश है, आपके सामने रखा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए दुनिया में जय जयकार नहीं होती। तो आनंदा ने किस प्रकार से बराबर प्रयास किया, उस प्रयास को दर्शाया है। साथ ही जो ग्रामीण परिवेश है, अगर हम इस पूरी
उपन्यास के अंश को हम देखें तो इसका मुख्य अंश क्या है? मुख्य पात्र आनंद के माध्यम से निम्न मध्यम वर्गीय युवकों के संघर्ष का यथार्थ चित्रण किया गया है। यथार्थ, संजीदा और मार्मिक चित्रण किया गया है कि कहां कहां अपने पिता के द्वारा उसका शोषण होता है। क्लास में, कक्षा के जो बच्चे हैं उसके साथ वो मजाक करते हैं, कोई भी साधन नहीं है, उसके बावजूद भी वह अपने लेखन कार्य को करता रहता है। एक दिन कामयाब होता है, सफलता की परवाज़ें हैं वो प्राप्त करता है। तो ये संघर्ष दिखाया है। साथ ही जो ग्रामीण गरीब किसान हैं उनका अस्त व्यस्त जीवन है, अल्लड़ जीवन है, उसको भी दर्शाया गया है। रतन्नप्पा जो कि लेखक के पिता हैं वो बेकार है, वो किसी प्रकार के काम में रुचि नहीं रखता है। दिन भर बैठा रहना, इधर उधर ताश आदि खेलना, गप्पे लगाना, अय्यासी करना, इस प्रकार का आम गांव में इस प्रकार से होता है। बच्चों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, उनकी पढ़ाई है उसको बीच में छुड़ा दी जाती है। ऐसी ऐसी कहानी हर गांव में इस प्रकार से देखने को मिलती है। दूसरा, गांव में जो कुप्रथाएं हैं, जैसे पर्दा प्रथा है, निम्न दर्जे के जो लोग हैं, निम्न जाति के जो लोग हैं उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार है, उसको दर्शाया गया है। किसान का जो दयनीय जीवन है उसको भी दर्शाया गया है। तो यहाँ जो ग्रामीण परिवेश है उसको भी दर्शाया गया है। ग्रामीण युवकों की जो मार्मिक कहानी है, उनके संघर्ष की कहानी है, उसको दर्शाया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस कहानी से, इस पाठ से आप प्रेरणा लें। लगातार आप अपने अंदर का जो कवि, अंदर का जो लेखक, अंदर का जो कलाकार है उसको कभी मरने न दें। उसको लगातार अपने संघर्ष के द्वारा, परिश्रम के द्वारा जागृत रखें और जो कोशिश करता है, प्रयास करता है, एक दिन अवश्य सफल होता है। लेखक का यही मानना है। तो आपने पाठ पूरा समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। और इसके जो मुख्य जो प्रश्न बनने जा रहे हैं वो प्रश्न आपको ध्यान में रखना होगा कि एक तो लेखक है वो किस प्रकार से सफल होता है, उसके संघर्ष के मुख्य मुख्य अंश क्या हैं, और दूसरा इसमें जो मुख्य जो अध्यापक है सौंदर्यकर है उनका जो व्यक्तित्व है वो कैसे प्रभावित करता है, कैसे लेखक है वो एक कवि के रूप में, एक लेखक के रूप में प्रसिद्ध होता है, उसके संघर्ष को दर्शाया गया है। यहाँ दत्ताराव देसाई का जो चरित्र चित्रण है उसको भी आप दर्शा सकते हैं। लेकिन यहाँ जो विलेन के रूप में, खलनायक के रूप में अगर दर्शाया गया है तो आनंदा के जो पिता है रतन्नप्पा, उसको दिखाया गया जो कि बेकार निठल्ले के रूप में, यास के रूप में उसको दर्शाया गया है। तो इसमें सभी की अपनी अपनी भूमिका है। महत्वपूर्ण जो कथानक है वो सारा का सारा आनंद के संघर्ष के ऊपर आगे बढ़ता है और वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। आपको ये पूरा पाठ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।